So today we talk viral disease of animal importance. First one is pox. तो जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि इसका पॉजिटिव एजेंट पॉक्स वायरस है, क्योंकि हाईली कंटेजियस होता है, इसलिए किसी भी सेक्रेशंस में, एक्सक्रेशंस में, स्कैब्स में एक्सक्रीट होता है वायरस। जो भी डिजीज हाईली कंटेजियस होता है वो सारे एक्सक्रेशन सेक्रेशंस में निकलते ही हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें पैपूस बनते हैं, पस्ट्यूल्स बनते हैं, ठीक है। पैपूस बाद में कन्वर्ट हो जाता है पस्ट्यूल्स में, पस फॉर्मेशन होता है, और फाइनली हार्ड स्कैब सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है पॉक्स। तो पैपूस पस्ट्यूल्स फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगे स्कैब्स में और बाद में ड्राई होकर बॉडी से गिर जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है कि इसका जो इंक्लूजन बॉडी होगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक होगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक होगा और यूसिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडी है। कहाँ पे देखने को मिलेगा ये? स्किन का लेयर एपिडर्मिस में होता है ना 5 लेयर, तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वायरस वहीं ग्रो करता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम में। जैसे कि इसमें एफएमडी वाला में देखा होगा हम लोग, इसी सेल को टारगेट करता है वहाँ पर वायरस। स्ट्रेटम स्पाइनोसम में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी, जिसको गर्नेरिस बॉडी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ये तो पूछा हुआ है। हाँ, इसको आप याद रखिएगा। और इसका नेचर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक है। ठीक है, ये तो आपको याद ही है, पैपुलोस, स्कैब्स, पॉक्स वायरस तो सिंपल ही है। स्ट्रेटम स्पाइनोसम याद हो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक याद हो, गर्नेरिस बॉडी याद हो। रिगार्डिंग एफएमडी ये भी बहुत पढ़ा है आपने, बहुत नोन डिजीज है, बहुत कुछ याद ही होगा आपको। ये भी हाईली कंटेजियस है, क्लोवन फुटेड में होते हैं, इसके फुट में क्लोब्स होते हैं, बाइफरकेशन होता है, वैसे एनिमल्स में होता है। इसका मतलब हॉर्स जैसे में नहीं होगा, ठीक है। एप्थस वायरस, एप्थोवायरस फैमिली पिकोरनाविरिडी। आप ये भी जानते हैं कि 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन है इसका, 7 टाइप्स है। ओएसी, एशिया 1, साइट 1, 2, 3, टोटल 7 तरह के हैं। ओएसी पाया जाते हैं यूरोप एंड साउथ अमेरिका में। इसका ज़्यादा अफेक्शन ओएसी का है यूरोप एंड साउथ अमेरिका। ओए एशिया 1 पाए जाते हैं एशिया में, अपने इंडिया में यही प्रेवलेंट है। प्लस सैट वाले जितने हैं वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीकन टेरिटरी से, तो अफ्रीका से, ठीक है। और इन सातों के बीच में कोई क्रॉस प्रोटेक्शन नहीं है, यानी एक के खिलाफ जो एंटीवायरल एजेंट बनेगा दूसरे से प्रोटेक्शन में रोल प्ले नहीं करता है। इसमें भी जो सेल इन्वॉल्व है वो स्ट्रेटम स्पाइनोसम ही है। यहाँ पे हाइड्रोपिक डिजेनरेशन ये भी आता है, ठीक है। इस सेल में क्या करता है, हाइड्रोपिक डिजेनरेशन। एक सेल में हाइड्रोपिक डिजेनरेशन होगा, ब्रस्ट होगा, बगल वाला ब्रस्ट होगा, उसके बगल वाले ब्रस्ट होते हैं, तो बहुत सारे जब ब्रस्ट होके एक कॉमन बन जाता है तो उसी को बोलते हैं वेसिकल्स। एक सेल हाइड्रोपिक डिजेनरेशन हो गया, फाइनली वो टूटेगा, ऐसे बहुत सारे सेल्स टूटेंगे तो एक सब बना जाएगा वेसिकल्स एंड बुल्ला। ये कहाँ मिलते हैं? ओरल कैविटी में, एक्सटर्नल नेयर्स में, क्लेफ्ट के पास, अडर के पास, ठीक है। तो मेन इसको लोग बोलते हैं वेसिकुलर डिजीज है, वेसिकल फॉर्मेशन करता है इसे। कहाँ करता है वो आपने देख लिया, ठीक है। ओरल कैविटी में, पैलेट्स में, एक्सटर्नल नेयर्स में, अडर में, क्लेफ्ट में। और जो प्रॉब्लम है एनिमल्स को वेसिकल्स की वजह से है, और तो कोई और कहीं इसका कोई अफेक्शन है नहीं वायरस का, सीधे सीधे ये एपिथेलियोट्रोपिक है और किसी सिस्टम में कहीं कुछ नहीं है। मगर जो यंग बॉन्स होते हैं, काफ जो होते हैं, ठीक है, जो यंग बॉन्स है, काफ से, पिगलेट्स हैं, उसमें ये देखा गया है कि मायोकार्डियम में डैमेज काज करता है और उसमें नेक्रोटिक होगा प्लस एमरेसिस होंगे। एमरेज अल्टरनेट विथ नेक्रोसिस मायोकार्डियम में, तो एक स्ट्राइप्ड अपीयरेंस हो जाता है, एक लेयर नेक्रोसिस का, एक लेयर हेमरेजिस का, इसीलिए उसको बोलते हैं टैगरॉइड अपीयरेंस। ये सिर्फ बच्चे में मिलेगा, यंग एज में, बड़े में नहीं दिखता है। और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है बच्चे में, इसी में इसमें डेथ भी होता है, या एडल्ट में कोई डेथ नहीं है, सिर्फ प्रोडक्शन परफॉर्मेंस कम हो जाता है। जो डेथ होंगे सब यंग एनिमल्स में ही होते हैं। नेचुरली है, बाकी चीजें समझ ही रहे, ओरल कैविटी में वेसिकल से तो स्ट्रिंजी सलाइवा होगा, सलाइवा बड़ा तेजी से निकलेगा, किसी के मुंह में घाव हो जाए तो सलाइवा निकलता ही रहेगा, पैर में है तो चलने में प्रॉब्लम होगा, तो बड़ा नून है। अभी तक तो आप जानते ही हैं, तो डिस्कस नहीं करें।
तो याद रखिएगा ये स्ट्रेंस, याद रखिएगा इसमें हाइड्रोपिक डिजेनरेशन है स्टेटम स्पाइनोसम में, वेसिकुलर डिजीज है, याद रखिएगा टैग्राइड अपीयरेंस मायोकार्डियम यंग एज में, 11 फुटेड में होता है। रिंडरपेस्ट अब नहीं है इंडिया में, रिंडरपेस्ट फ्री हो गए हम लोग, तो उम्मीद नहीं कि क्वेश्चन पूछेगा, फिर भी ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा आपको कि ये भी क्लोवन फुटेड एनिमल्स में ही होता है। इसका मेन रीजन है नेक्रोटिक स्टोमेटाइटिस, इसमें कोई वेसिकल फॉर्मेशन नहीं होता, नेक्रोसिस होता है, ओरल कैविटी में नेक्रोसिस होता है, ठीक है। हाईली कंटेजियस था ये, हाई मोर्टेलिटी था। आपको याद होगा रिंडरपेस्ट में इसका जो डायरिया है बड़ा फेमस हुआ करता था, वाटरी डायरिया, एकदम थीन वाटरी डायरिया, तो दूर तक ऐसे एनिमल्स जब डायरिया करते थे बहुत दूर तक ऐसे फेंकाता था और बड़ा बदबूदार होता था, ब्लड म्यूकस होता था और बहुत हैवी मोर्टेलिटी था। तो अब नहीं है इंडिया में, हम लोगों ने इसको फ्री कर दिया इंडिया को, वैक्सीनेशन, रेगुलर वैक्सीनेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट का। ये भी मॉर्बिली वायरस से है, ठीक है। और इसका एंटीजेनिसिटी शेयर करता है ये पीपीआर से, कैनाइन डिस्टेम्पर से और मीजल्स से, ठीक है। पीपीआर से भी, कैनाइन डिस्टेम्पर से भी, और ह्यूमन का जो मीजल्स है उससे ये एंटीजेनिसिटी उसका शेयर करता है। जैसे मैं कह रहा था नेक्रोटिक स्टोमेटाइटिस होता है, तो नेक्रोटिक स्टोमेटाइटिस का विजुअल अपीयरेंस होता है ब्रांड लाइक। ब्रांड मतलब होता है ना जानवर को जो देते हैं, क्या देते हैं, क्या बोलते हैं ब्रांड को खाने में जो जानवर को देते हैं, छोटे छोटे धान वाला भुस्सा सर, हाँ धान वाला भुस्सा, एकदम छोटे छोटे दाने की तरह ऐसे स्प्रिंकल कर दिया गया माउथ में, तो उस तरह का दिखता है। तो ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ब्रांड लाइक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू ये लीजन की वजह से नेक्रोटिक स्टोमेटाइटिस। डायरिया बहुत बहुत ही कॉमन इसका था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग था और बड़ा ही वाटी डायरिया था, बिल्कुल पतला। तो डायरिया ब्लड मिक्स्ड होता था, म्यूकस और फाउल स्मेलिंग भी होता था, सीवियर एब्डोमिनल पेन, थर्स्ट और डिहाइड्रेशन से यूजुअली मर जाते थे। जो इम्पोर्टेंट हम लोग के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हुआ करता था जेब्रा मार्किंग, अब शायद आपसे नहीं पूछा जाए चूंकि रहा नहीं यार फिर। जेब्रा मार्किंग होता है और कहाँ होता है, ये दोनों चीज पूछता था, लार्ज इंटेस्टाइन एंड प्रेजेंस ऑफ जेब्रा मार्किंग इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बस इस केस में जो इंक्लूजन बॉडी बनते हैं यूजुअली इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ही बनते हैं, इंटरन्यूक्लियर ही बन सकता है टंग में। स्टोमेटाइटिस है तो माउथ एरिया के जो ऑर्गन्स है उसमें दिखेगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, समटाइम्स इंटरन्यूक्लियर, ठीक है। आप फ्री हो गया इंटरफेस से, तो मुझे ठीक ठीक याद नहीं कब ये फ्री हुआ, मुझे लगता है 2006 से फ्री, एक बार चेक कर लेना। 2006 के बाद से केसेस नहीं मिले हैं इंडिया में इंटरफेस। नेक्स्ट है पीपीआर, ये इंपॉर्टेंट है यार, में इंपॉर्टेंट क्या है कि गोट प्लेग किसको बोलते हैं, तो पीपीआर को, ये अपने आप में प्लेग ऑफ गोट इज पीपीआर, ठीक है। इसको स्टोमेटाइटिस न्यूमोइंट्राइटिस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, तो नाम से ही लग रहा है ओरल कैविटी में इन्फेक्शन है, लंग्स में इन्फेक्शन है और इंटेस्टाइन में। तो पीपीआर के केस में ओरल कैविटी, लंग्स प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम ये अफेक्टेड हो जाता है। और मॉर्बिली वायरस से है, फैमिली पैरामिक्सोविरिडी, उधर आपने देखा ही, इसमें भी डायरिया होता है, सीवियर डायरिया। इसमें नेक्रोटिक लीजन्स ही बनते हैं, कोई वेसिकल फॉर्मेशन नहीं है, नेक्रोटिक लीजन्स है, जैसा कि विंडर पेस्ट में आप देख रहे थे। तो और इसमें भी जेब्रा स्ट्राइप बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेब्रा स्ट्राइप ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हेमरेजिस कंजेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन, जेब्रा स्ट्राइप याद रखिएगा। और याद रखिएगा सिंसाइशियल जायंट सेल्स, ये क्वेश्चन आ चुका है। सिंसाइशियल समझते हो, सिंसाइशियम एक सेल फ्यूजन ऑफ मल्टी सेल्स, एक सेल का दूसरा मतलब सेल बाउंड्री नहीं रहे, एक दूसरे सब आपस में फ्यूज हो जाए, उसी को सिंसाइशियम बोलते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, नेचुरली बड़ा भी होगा तो जायंट भी होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होगा। तो ये भी पूछा जाता है सिंसाइशियल जायंट सेल्स, दो तीन बातें रख देगा एक साथ, बोलेगा कि किस डिजीज को इंडिकेट करता है, तो वहां पे ये सब काम आता है, ठीक है। सिंसाइशियल जायंट सेल्स और जो इंक्लूजन बॉडी होते हैं इंटरन्यूक्लियर एंड इंट्रोसाइटोप्लाज्मिक दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे रख देगा नेक्रोटिक स्टोमेटाइटिस, रख दिया जेब्रा स्ट्राइपिंग, सिंसाइशियल जायंट सेल्स इज फाउंड इन केस ऑफ, और दो चार बीमारियां रख देंगे तो आपको याद रखना होगा कि पीपीआर में ऐसा होता है। और ये गोट प्लेग टर्म इंपॉर्टेंट है, यूजी लेवल के बहुत इंपॉर्टेंट है गोट प्लेग। ऑफ कॉल रहा साइन फिगर
एसटी वायरस होता है फैमिली फ्लेविविरिडी। अभी तक तो आप जानते ही होंगे कि इसके केस में पीएमएम जो आता है आपने देखा ही होगा, ये स्किन के ऊपर पर्पल पर्पल डिस्कलरेशन हो जाता है, एराइडिमा हो जाता है, थ्रोम्बोसिस हो जाते हैं, जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है और कंजेशन हो जाता है। इसीलिए शुरू में एराइडिमा, धीरे धीरे सब गुजरेगा तो पर्पल हो जाएगा, और समय गुजरेगा तो डार्क हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, एराइडिमा पर्पल डिस्कलरेशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे इसकी हेयर्स यूजुअली नहीं होते, एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द स्किन या ईयर, इंटरनल साइड ऑफ द ईयर, वैसे जगह पे ये चीजें दिखते हैं। और कॉलरा स्वाइन फीवर सस्पेक्टेड पिक्स में ये जरूर देखना चाहिए। प्लस नर्वस सिम्टम्स आते हैं, और कॉलरा में नर्वस सिम्टम्स भी है, एबॉर्शंस भी है। ठीक है, याद रखिए, नर्वस साइंस, एबॉर्शन। ठीक, इसमें कंजेनाइटल इन्फेक्शन भी होता है, यानी इन विट्रो भी वायरस अफेक्ट कर सकता है। और ऐसे फीटस में नर्वस चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल चेंज, मतलब सेरिब्रल हाइपोप्लेसिया, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सेरिबेलम। ठीक है, थाइमिक एट्रोफी होगा, थाइमस का ठीक से फॉर्मेशन नहीं होगा, प्लस हेड्स एंड लेग्स डिफॉर्म्ड हो जाते हैं फीटस स्टेज में जब हो जाएगा तो। और ये दो तो आपको याद ही होंगे, किडनी में टर्की एग लिगेंड, जो कॉर्टिकल एरिया होता है, कॉर्टिकल सरफेस होता है, कैप्सूल हटा के देखोगे ना तो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिखेंगे, बड़े बड़े स्पॉट्स थोड़ा दूर दूर पे, तो टर्की एक जैसा होता है, बिल्कुल वैसे ही दिखता है। ठीक है, प्लस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में आप देखोगे रेज्ड अल्सर्स, अल्सर्स उठे उठे से होते हैं, नेक्रोटिक अल्सर्स जो थोड़ा सा उठा हुआ होता है उसको हम लोग बटन अल्सर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हर केस में ये जरूर नहीं मिलेगा, क्रोनिक केसेस से मिलते हैं बटन अल्सर्स का प्रेजेंस। ठीक है, लेकिन इसका अल्सर थोड़ा खास तरह का है, बटन शेप है, बीच में डिप्रेशन होता है, एकदम बटन की तरह ही होता है, बीच में डिप्रेशन होगा, सराउंडिंग थोड़ा स्वेलिंग होगा, इसीलिए उसको बटन अल्सर से बोलते हैं। तो टर्की एक अपीयरेंस ऑफ द किडनी, बटन अल्सर्स इन द इंटेस्टाइन, प्लस एराइडिमा या पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ये सारी चीजें मिल जाए आपको तो हाईली सजेस्टिव हो जाता है कॉलरा के स्वाइन फीवर। नेक्स्ट है रैबीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जानते हैं आप, लाइजा वायरस से होता है, रैबिडोविरिडी ग्रुप का है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स को अफेक्ट कर रहा है ये, वार्म ब्लडेड एनिमल्स को, ट्रांसमिशन बाइट या लीक्स ऑफ रैबिड एनिमल्स, जिसको रैबीज है वही ट्रांसमिट करेगा रैबीज को। वायरस का रेप्लिकेशन मायोसाइट्स में, मतलब एट द साइट ऑफ बाइट, जहाँ पे काटा है वहाँ मसल्स, अभी तो पूछते हैं ना रैबीज में, किसी को काटता है घर में, कुत्ता होता है तो आकर बच्चा घर में रोता है तो घर वाले पूछते हैं खून आया है कि नहीं वहाँ पे, तो अगर खून नहीं निकला होगा कुत्ते काटने तो थोड़ा सा श्योर हो जाते हैं कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसका रेप्लिकेशन यूजुअली होता है मसल्स में ही, तो अगर मसल्स तक जाएगा बाइट तो इसका मतलब ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग नहीं होता है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि ज्यादा खतरनाक बात नहीं है। तो जब जहाँ पे बाइट होगा वहाँ मसल्स में इसके लिए रिसेप्टर्स होता है वायरस के लिए, तो उससे अटैच हो जाते हैं, फॉस्फोटिडाइल सेरिन रिसेप्टर से, उसकी वजह से फिर मसल्स के अंदर चले जाते हैं। मसल्स में पहले वो सारे मसल्स, वायरस का तो आप जानते ही हो क्या है तरीका उनका मल्टीप्लिकेशन का, पहले एडजॉर्प्शन होगा, फिर अनकोटिंग होगा, फिर अपना आरएनए बनाएगा, है ना। यहाँ ये सिंगल स्ट्रैंडेड है और नेगेटिव सेंस का होता है, रैबीज में जो आरएनए वायरस है, लाइजा वायरस, वो सिंगल स्ट्रैंडेड है और नेगेटिव सेंस का है। इसका मतलब ये हुआ, नेगेटिव सेंस बोलने का ये मतलब होता है कि अगर वायरस को रेप्लिकेट करना है, किसी भी सेल को रेप्लिकेट करना है, तो उसको प्रोटीन, पहले वो क्या बोलते हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा और ट्रांसलेशन होगा, है ना। तो ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन बनाने के लिए किससे बनेगा, प्रोटीन हमेशा एमआरएनए पे ही बनता है। ठीक है, निगेटिव स्ट्रैंडेड आरएनए का बोलने का मतलब ये होता है कि अपना आरएनए स्ट्रैंड पे वो प्रोटीन नहीं बना सकता, नहीं बना सकता है, इसीलिए निगेटिव स्ट्रैंड है। उसको रेप्लिकेट करना, उसको रेप्लिकेट करना होगा, मैसेंजर आरएनए बनाना होगा। ऐसे ही वायरस को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव स्ट्रैंडेड आरएनए। अपना आरएनए को एज ए एमआरएनए स्ट्रैंड नहीं बना सकता, उसको वहां पे जाके रेप्लिकेट करके नया मैसेंजर आरएनए बनाना होगा। ठीक है, और इसके लिए इसीलिए नेचर ने इस वायरस को दे रखा है एल टाइप ऑफ जीन, जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, 5 तरह के इसके पास जीन है बेसिकली। तो उसमें जो प्रोटीन है कहो तो जो जी जी वाला एल वाला जो है, उससे क्या होता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन में मदद मिल जाता है, और जो जी वाला होता है उसके वो अटैचमेंट में मदद करता है, कहीं भी जाके अटैच करेगा। और
एक होता है आरएमपी कॉम्प्लेक्स, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, आरएनपी कॉम्प्लेक्स। आरएनपी कॉम्प्लेक्स वो चीज है जिसके वजह से रैबिज के अगेंस्ट में बॉडी इम्यून सिस्टम इवोक होता है और मेमोरी सेल्स बनते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि एक बार रैबिज को आप बच गए, रैबिज को अपने सरवाइव कर गए, तो दोबारा नहीं होगा। लाइफ लॉन्ग मेमोरी सेल्स जो बनते हैं शरीर में, उसका वजह वही है आरएनपी कॉम्प्लेक्स, जो कि वायरस का एक जीन कॉम्प्लेक्स है, 3 चीज मिलकर बना है। उसमें डिवाइड करते हैं, उसके बाद बडिंग होगा और वहां से रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होके ये जो मोटर एंड्स होते हैं एक्सोन का, एक्सोनल एंड्स ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स, वहां पे स्टाइलकोलिन के लिए जो रिसेप्टर्स है वहां से बाइंड होता हुआ तो वायरस का तो जो मैंने बताया कि RMNP इस तरह के प्रोटीन है उसके पास, लेकिन खुद न्यूरॉन्स के पास एक डाइनिन प्रोटीन होता है, डाइनिन प्रोटीन इन एसोसिएशन ऑफ पी प्रोटीन ऑफ द वायरस, डाइनिन प्रोटीन ऑफ द न्यूरॉन प्लस पी प्रोटीन ऑफ द वायरस, ये दोनों का इम्पोर्टेंट रोल है ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस। वायरस का जो मूवमेंट है एक्सोन में, उसमें इन दोनों का रोल है, पी प्रोटीन वायरस का और डाइनिन प्रोटीन ऑफ द होस्ट सेल न्यूरॉन का ही। उसकी वजह से रेट्रोग्रेड मूवमेंट होता है, ठीक है, रेट्रोग्रेड मूवमेंट। जब एक्सोन से सीधे सीधे सेल बॉडी की तरफ जाएंगे, कहाँ पे होगा, जहाँ पे साइनेप्स होगा, जहाँ पे न्यूरॉन्स और मसल्स का अटैचमेंट है, साइनेप्स है, नेचुरली वहीं से होगा। फिर सेल टू सेल मूवमेंट होता है, एक न्यूरॉन से निकल के दूसरा न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से फिर होता होता धीरे ब्रेन पहुंचता है। इसका मतलब हुआ कि साइट ऑफ बाइट डिसाइड करता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। जितना नजदीक होगा सीधे सीधे ब्रेन तक पहुंच जाएगा, जितना दूर होगा उसको पेरिफेरल नर्व से होता हुआ तो ब्रेन तक जाना पड़ेगा। तो साइट ऑफ बाइट डिसाइड करता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि हाईली वेरिएबल है, ठीक है। अब ब्रेन के बाद फिर वो उसका सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट होता है, तो आई में जा सकता है, सलेवरी ग्लैंड में जा सकते हैं। तो आई से तो ट्रांसमिशन का कोई रोल नहीं है, लेकिन सलेवरी ग्लैंड फर्दर जरिया बन जाता है कि बाइट करेगा तो उसी सलाइवा से वायरस को दूसरे में ट्रांसमिट कर देता है। रिगार्डिंग सिम्टम है, एक पैरालिटिक फॉर्म है या डंप फॉर्म है, एक मैट फॉर्म है। तो डंप फॉर्म में इसीलिए हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, पैरालिसिस हो जाता है डिग्लूटिनेशन मसल्स का। ऐसे मसल्स जो स्वेलिंग के लिए जरूरी है वही डिग्लूटिनाइज ये हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, डिग्लूटेशन नहीं हो पाता, तो उसका मतलब वो ना खाना खा पाएगा ना पी पाएगा। तो ये टर्म है ना हाइड्रोफोबिया, ये एक मिसनोमर है, कोई पानी से डरता नहीं, एक्चुअली वो पानी को पी नहीं पाता, खाना को खा नहीं पाता। क्यों नहीं खा पाता? ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द मसल्स दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेस्टिकेशन एंड swallowing। डिग्लूटेशन मसल्स वाले मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं, इसीलिए मुंह खुला का खुला वैसा रहेगा। मैं यूजी में था ना, तो एक केस देखा था डम फॉर्म ऑफ रैबिज, एक डॉग लेके आया था, उसका मुंह ऐसे का ऐसे खुला हुआ था। ऑनर कह रहा है कि मुंह बंद ही नहीं कर रहा है, सलाइवेशन बहुत सलाइवेशन हो रहा है। तो एक बार का उन्होंने पूछा कुछ हिस्ट्री तो कह रहा है कि कल रात को घर से निकल गया था, तो अच्छे ऑनर के यहाँ था, बाहर नहीं जाता था, लेकिन किसी वजह से निकल गया था रात को, बस इतना ही बता पाया। तो हमें लगा उसके गले में कुछ हड्डी वड्डी फंस गया, इसीलिए मुंह बंद नहीं कर पा रहा। तो हम लोग प्रिपेयर हो ही रहे थे कि चलो थोड़ा देखते हैं, ऐसे मैनिपुलेट करेंगे। अभी लाल सर हुआ करते थे हम लोग मेडिसिन के वहाँ पे हेड मथुरा में, बाई चांस वो पहुंच गए। उन्होंने मना किया कि हाथ मत डालो, ये रैबिज का केस, तो इसका कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसको बाहर बांध के छोड़ दिया गया। अब मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो ऑनर उसको ऐसे छोड़ के चला गया, 2-3 दिनों के अंदर वैसे टर्म फॉर्म में ऐसे वैसे करता हुआ फ्रेंडली मरी गया। तो ये मसल पूरी तरह से डिग्लूटिनाइज ये हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, इसीलिए इसको डंप फॉर्म बोलते हैं। और दूसरा मैट फॉर्म है, जहाँ पे बहुत सीरियस हो जाता है, मालिक को भी नहीं पहचानता, सबको काटने पड़ता है। ये दो फॉर्म है। सबसे इम्पोर्टेंट नेगरी बॉडीज, जो कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक है, इसोनोफिलिक है। ये जैसे भगवान का सर के चारों तरफ हैलो बनाते हैं ना, खाली दिखता है एकदम भगवान की तरफ, वैसे तो उसी तरीके न्यूरॉन्स के साइटोप्लाज्म में देखेंगे तो नेगरी बॉडी के चारों तरफ एक हैलो होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहचानने में बड़ा सुविधा मिलता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैलो। तो नेगरी बॉडी एक डॉट सा होगा, बड़ा आसान नहीं है आपको पहचानना, लेकिन जो सराउंडिंग हैलो होता है उससे नेगरी बॉडी का आइडिया मिल जाता है कि नेगरी बॉडी है, और ये साइटोप्लाज्म में ही होता है। अच्छा है कि साइटोप्लाज्म में होता है, थोड़ा सुविधा हो जाता है पहचानने में। और ये नेगरी बॉडी हर केस में मिलेगी ये जरूरी नहीं है, 60 to 70% रेबिस पॉजिटिव मिलता है, 30-40% में नेगरी बॉडीज नहीं बनते।
और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि नेगरी बॉडी कहाँ दिखेगा, किस सेल में दिखेगा, तो इन डॉग्स, हिप्पोकैम्पस एंड रूमिनेंट सेरेबेलम, इसको याद रखिएगा। सेरेबेलम रूमिनेंट्स के लिए और हिप्पोकैम्पस डॉग्स के लिए, ठीक है। ये वाला इसमें नहीं दिखेगा और ये वाला इसमें नहीं दिखेगा। डॉग्स होंगे उसमें हिप्पोकैम्पस और जो रूमिनेंट्स होंगे उसमें सेरेबेलम, ठीक। वेव्स नोडुल्स सभी केस में दिखते हैं, 100% पॉजिटिव मिलेगा किसी भी रैबिट इन्फेक्टेड एनिमल या ह्यूमन। वेव्स नोडुल्स क्या है, ये ग्लायल सेल्स का एक्युमुलेशन है। ग्लायल सेल्स क्या हुए, माइक्रोग्लायल, जो कि फेगोसिटिक सेल्स है, ठीक है। जो गैंग्लियोनिक एरिया होता है ना, वहाँ पे एक्युमुलेशन हो जाता है माइक्रोग्लायल सेल्स का, तो ये तो होकर ही रहेगा, इसलिए वेव्स नोडुल्स 100% मिलेगा। तो प्रेजेंस ऑफ नेगरी बॉडी, प्रेजेंस ऑफ वेव्स नोडुल्स हिस्टोपैथोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक। नेगरी बॉडी को कैसे पहचानेंगे, इन इम्प्रेशन स्मीयर। इम्प्रेशन स्मीयर हिस्टोपैथोलॉजिकल में दो अलग अलग स्टेन यूज होता है। जो इम्पोर्टेंट है, हिस्टोपैथोलॉजी में स्क्लूस्टेन यूज करते हैं, लेकिन इम्प्रेशन स्मीयर तुरंत ब्रेन में स्मीयर लिया और तुरंत स्टेन करके देख लिया, उसमें सेलर स्टेन आपने पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा। yes, लेकिन याद रखो कि सेलर स्टेन अकेला नहीं होता, मैन स्टेन भी होता है, इवन जिंसा से भी आप कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में यही तीनों आया था, लास्ट में ऑल आया था। हम लोगों ने सेलर्स पढ़ा था तो लगता है सेलर्स करो, मैंस नहीं। जिम्सा होता तो इतना बड़ा नाम क्यों लेते, जिम्सा तो हर जगह पे स्टैंड होता है। तो ऐसे कंसेप्ट बनाने लगे होता है, ऐसा लगेगा कि जिम्सा से नहीं होता होगा, नहीं तो कोई सेलर्स क्यों लिखेगा, जिम्सा तो हर लैब में मिलता है, जिम्सा से हो जाता तो सेलर्स क्या जरूरत है। लेकिन जिम्सा से भी होता है, मैन से भी होता है और सेलर्स स्टेन से भी होता है। और हिस्टोपैथोलॉजी वाला जब टिश्यू प्रोसेसिंग करोगे तो एस्क्लिप्टिन स्टेन यूज करते हैं, इसको याद रखिए। नेक्स्ट है आईसीएच, इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस। ये सिनोनिम भी इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस कंटिजियोसा कैनिस। तो एडिनोवायरस से है, एडिनोवायरस से है, तो ये बेसिकली जीआईटी का प्रॉब्लम है। तो वोमिटिंग होगा, ब्लडी डायरिया होगा, और सेप्टिसिमिक कंडीशन में हेमरेजेस हो जाएंगे, लंग्स में गम्स में जॉन्डिस हो जाता है। नाम से ही हेपेटाइटिस लग रहा है, तो ये जब लीवर खराब होगा तो जॉन्डिस होगा। एल्बुमिनेरिया भी होता है, यूरिन में एल्बुमिन आता है। सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था रिवर्स, रिवर्स, इसीलिए रिवर्स डिजीज ही बोलते हैं। प्लस इसमें क्रोनिक केसेस में ब्लू आई, आई का blue eye, कॉर्नियल क्लाउडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ये ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, ये हो जाता है ब्लू आई, कॉर्नियल क्लाउडिंग, ठीक है। ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंट ब्रश हेमरेज पूरे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, पूरे जीआईटी ट्रैक्ट में, म्यूकस में देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे ब्रश चला दिया गया। हेमरेज ऐसा होगा जैसे कि ब्रश चला दिया गया। एकदम इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है पीएम के टाइम पे, पेंट ब्रश हेमरेज। इसको जाने बिना आपका ये आईसीएच पूरा नहीं होगा। आईसीएच में अगर पेंट ब्रश आपने नहीं लिखा या नहीं जानते हैं तो इसका मतलब कुछ मुझे, ठीक है। अब जो लीवर के लीजन है वो तो आपको पता होना चाहिए, हेपेटिक नाम ही है तो लीवर में नेक्रोसिस है, पर्टिकुलर इन पेरिपोर्टल रीजन। इसमें याद रखो, अभी तक हर जगह हम लोग क्या कर रहे थे, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इसिनोफिलिक, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इसिनोफिलिक कह रहे थे। यहाँ पे एकदम याद कर लीजिए इंट्रा न्यूक्लियर बेसोफिलिक, ठीक है, सबसे अलग है। इंटर न्यूक्लियर बेसोफिलिक एडिनोवायरस में ऐसे ही बनता है। नेक्स्ट है कैनाइन डिस्टेंपर, तो ये पैरामिक्सोविरिडी से है, मॉर्बिली वायरस से है, यंग डॉग्स में होता है, बहुत ही यंग डॉग्स में होता है। इसमें बाइफेजिक फीवर होता है, इसीलिए यहाँ पे बाइफेजिक या डाइफेजिक या बाइफेजिक एक ही चीज है। फीवर दो तरीके से आता है, एक बार आएगा फिर खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा आ जाता है, ठीक है। पहली बारी फीवर आएगा 3-6 दिनों के बाद, फिर फीवर सबसाइड हो जाता है, उसके बाद दोबारा फीवर आ जाता है जो 1 सप्ताह तक रहेगा, ठीक है। कई दिनों तक फीवर नहीं होगा, फिर दोबारा फीवर आता है, इसीलिए इसको डायफेजिक फीवर बोलते हैं। और हार्ट पैड इसलिए बोलते हैं कि फुट पैड्स में हाइपर केराटोसिस हो जाता है, केराटिन लेयर बढ़ जाता है, हाइपर केराटोसिस की वजह से हार्ट पैड डिजीज बोलते हैं। इसमें अदर देन दिस सिम्टम्स न्यूरोलॉजिकल साइंस भी आता है, ठीक है। और एकदम ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें इंटरन्यूक्लियर प्लस इंट्रासाइटोप्लाज्मिक दोनों ही इंक्लूजन बॉडी बनते हैं। दोनों ही टॉप का है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक में इंटरन्यूक्लियर है, इसमें बोथ है, ठीक है, बोथ
बोथ इंक्लूडिंग बॉडी, कैनाइन डिस्टेंपर बोथ, ऐसे याद रखो दोनों ही हैं। उसके बाद अफ्रीकन स्वाइन फीवर, इसमें जो आपको याद रखना है कि टिक बॉर्न, टिक ट्रांसमिटेड, ठीक है, और आरओ वायरस से होता है, ठीक। इधर वाले उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एरिथेमा, साइनोटिक स्किन ब्लॉचिंग, निमोनिया, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें बस इतना याद रखिएगा टिक बॉर्न डिजीज है, आरओ वायरस से होता है, स्किन बहुत ही लार्ज हो जाता है, ठीक है। स्प्लीन इज हाईली एनलार्ज्ड, डार्क रेड दिखता है, हाईली एनलार्ज हो जाता है, और स्किन में भी कहीं कहीं नेक्रोसिस दिखता है, स्किन में कहीं कहीं नेक्रोसिस दिखेगा, ये 2-3 बातें याद रखिएगा। अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, ठीक, ये रियो वेरिडी से होते हैं, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, हाईली ससेप्टेबल हॉर्सेस ही हैं, एक्यूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा ससेप्टेबिलिटी हॉर्स का है, तो अबाउट 100% मोर्टेलिटी हो जाता है। डॉग लेस ससेप्टेबल है तो इसमें बहुत कम मोर्टेलिटी होता है, ठीक है। इसको भी जो ट्रांसमिट करता है वो रिक्वायर्ड करता है बायोलॉजिकल फैक्टर से, और ये नेचर में 4-5 तरीके से मिलेगा, डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसके। एक है सब क्लिनिकल फॉर्म, जहाँ पे सब क्लिनिकल फॉर्म आपको नहीं जानना है, सिर्फ ये जानना है कि डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। देखोगे सब क्लिनिकल फॉर्म, दूसरा हो गया कार्डियक फॉर्म, ये सब एक्यूट फॉर्म, ठीक है। तीसरा हो गया एक्यूट रेस्पिरेटरी फॉर्म, डक्कप और डिनकप, कुछ याद हो आपको तो ऐसे हम लोग बोलते थे इसको, ठीक है। कार्डियक फॉर्म को डक्कप, रेस्पिरेटरी फॉर्म को डंकप, प्लस मिक्स्ड फॉर्म और एक नर्वस फॉर्म, तो 5 फॉर्म में नेचर में है, इतना याद रखिएगा, ठीक। डक्कप डिनकप करके पढ़ते थे घंटी शास्त्री वो लोग। नेक्स्ट है ब्लू टंग, इसको सूडो एफएमडी भी बोलते हैं, सोर मजर भी बोलते हैं, ये रियोवेरिडी से है, प्लस इसका भी बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन है, ठीक है। इनिट्रो भी ट्रांसमिट हो जाता है, मैकेनिकल भी ट्रांसमिट हो जाते हैं। ब्लू टंग क्यों बोलते हैं? ड्यू टू साइनोटिक टंग, टंग बिल्कुल साइनोसिस हो जाता है, ठीक है। अल्सरेशन हो जाता है माउथ में, और ब्लैकनेस हो जाता है, डार्क ब्लूनेस हो जाता है, इसीलिए ब्लू टंग बोलता है। ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा सीडो एफएमडी बोलते हैं, जसोर मजोर। ये वायरल डिजीज तो नहीं है, ये है प्रोटीन डिजीज, इन्फेक्शियस प्रोटीन डिजीज, प्रायन डिजीज, तो ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, नाम से ही लग रहा है स्पॉन्जी फॉर्म, माने स्पॉन्जियोसिस। स्पॉन्जियोसिस कैसा दिखता है? कॉटन को लो ऐसे रोल कर लो हाथ में, और उसको देखो कॉटन रोल, कॉटन जैसा दिखता है ना, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेशन होता है न्यूरॉन्स में, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पॉन्जियोसिस, मतलब वैक्यूलेशन। तो स्पॉन्जियोसिस है, तो ये तो बहुत सारे बीमारियां, स्क्रैपी है, सिपगोट में, बोवाइन में स्पॉन्जिफॉर्म है, इंसानों में भी होते हैं खुद के नाम से। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, प्रायन प्रोटीन नॉर्मल प्रेजेंस होता है बॉडी में, तो उसका जब मिसफोल्डिंग हो जाता है, अल्फा से बीटा प्लेटेड हो जाता है, तब ये डिजीज काउज करता है, ठीक है। नर्वस डिसऑर्डर है, बेसिकली सीवियर इचिंग भी होता है बॉडी में, स्क्रैपी में खासकर सीवियर इचिंग होगा, बोवाइन में इचिंग नहीं होता, स्क्रैपी में बहुत इचिंग होता है, और ट्राइजेमिनल सेंसरी नर्व अफेक्टेड होता है, ठीक है। चलने फिरने में पैरालिसिस, गिरेगा उठेगा, कन्वल्सन्स होंगे, ट्रिमर्स होंगे, ठीक। और लीजन्स सिर्फ और सिर्फ ब्रेन में ही मिलेगा, सीएनएस में, और क्या मिलेगा? वैक्यूलेशन ऑफ ग्रे मैटर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जियोसिस, ठीक है। मैड काउ डिजीज जेनेटिक है ये, बोवाइन वायरल है, वीवीडी वायरस, फ्लेविवाइरिस वायरस ग्रुप का, तो इसका ट्रांसमिशन, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानना है आपको, इसका ट्रांसमिशन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, यंग एज में होते हैं, खासकर उनमें जिसका इम्यूनिटी कमजोर होता है, ठीक है। इसमें एबॉर्शन भी हो जाता है, नाम जैसे डायरिया है, लेकिन डायरिया के अलावा एबॉर्शन भी हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड से नहीं। कैनाइन कोरोना वायरस, तो नेचुरली कोरोना वायरस से हो रहा है, ठीक है। हाईली कंटेजियस है, तो सब जान रहे हैं कोरोना हाईली कंटेजियस है, फिक्सेस एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। डायरिया होगा, जीआईटी डिस्टर्बेंसेस है। आजकल एक नया कोरोना वायरस ग्रुप निकला है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैनाइन रेस्पिरेटरी कोरोना वायरस, ठीक, जो कि बहुत सिमिलर है ह्यूमन कोरोना वायरस से। ह्यूमन कोरोना वायरस से बहुत सिमिलर है जो कैनाइन में है, कैनाइन रेस्पिरेटरी कोरोना वायरस, CRCO। तो नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। इक्वाइन इंसेफेलोमाइलिटिस, अल्फा वायरस, टोगाविरिडी फैमिली, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग पढ़ते थे, ईस्टर्न स्ट्रेन, वेस्टर्न स्ट्रेन और वेनेजुएलन स्ट्रेन, हम लोग अपने टाइम पे 3 स्ट्रेन पढ़ते थे। मुझे याद है कि वेस्टर्न स्ट्रेन में सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी होता है, ठीक है। अभी मैं नया देख रहा हूँ हाईलैंड जे स्ट्रेन, ईस्टर्न स्ट्रेन, वेस्टर्न स्ट्रेन, वेनेजुएलन स्ट्रेन,
डिफरेंट स्ट्रेन वायरस था। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि बर्ड मॉस्किटो साइकिल एक खूब मन से पढ़ाया जाता था कि इसका जितना भी लाइफ साइकिल है दो दो जीव में चल रहा है, बर्ड में और मॉस्किटो में, ठीक है। एक्सीडेंटली एक्वाइंस इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। तो मॉस्किटो का दो स्पीसीज है, जीनस तो एक ही है कोलेसीटा, जीनस एक ही है लेकिन स्पीसीज दो है, मेलानेरा हो सकता है या मॉस्किटेंस हो सकता है। तो इंसेफ्लाइटिस है तो बट नेचुरल नर्वस डिसऑर्डर होगा, जितने भी तरह का नर्वस डिसऑर्डर लिख सकते हो सारे हैं इसमें। और इसमें याद रखिए स्ट्रेन इसका ईस्टर्न वेस्टर्न वेनेजुएलन स्ट्रेन। याद रखिएगा कि वायरस शरीर में बर्ड मॉस्किटो साइकिल में घूमता रहता है, बर्ड से मॉस्किटो, मॉस्किटो से बर्ड। एक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया लेंटिवायरस से होता है, ठीक है। लेंटिवायरस लेक्टोविरिडी ग्रुप का ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है, ये ब्लड फीडिंग इंसेक्ट से फैलते हैं, मतलब बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन इसका भी है, ठीक है। और इनेमिया है नेचुरली, तो ब्लड में चेंजेस आएंगे, प्लेटलेट रिडक्शन भी होता है, हेमरेजेस भी होता है, एनीमिया भी होता है, ठीक। एक्यूट केसेस में जितने भी लिम्फेटिक सिस्टम में इलार्ज हो जाते हैं, लिम्फ नोड्स इलार्ज हो जाते हैं। क्रॉनिक वाले में देखोगे आप इडिमेटस कंडीशन, सबक्यूटेनियस डिपेंडेंट एडिमा, ये सब तो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आप याद रखना कि लेंटिवायरस से होता है, ब्लड फीडिंग इंसेक्ट इसको फैलाते हैं क्योंकि ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है, EIA ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है, तो याद रखिए, तो ब्लड फीडिंग इंसेक्ट ही उसको फैला सकता है। नेक्स्ट है इक्वाइन इन्फ्लुएंजा, इसको हॉर्स फ्लू ही बोलते हैं, जितने इन्फ्लुएंजा उसी को फ्लू बोलते हैं, ठीक। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस याद रखिएगा कि इक्वाइन इन्फ्लुएंजा का ही हॉर्स फ्लू बोलते हैं। नेक्स्ट है IBR इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकेटिस, इसमें भी बहुत ये होता है एबॉर्शन, एबॉर्शन कॉजिंग डिजीज, ठीक है। तो herpes वायरस होगा, बोवाइन herpes वायरस 1, इसके भी 4 फॉर्म्स है, रेस्पिरेटरी फॉर्म, एंट्रिक फॉर्म, जेनेटल फॉर्म, एंसेफ्लाइटिक फॉर्म। 4 फॉर्म है, रेस्पिरेटरी फॉर्म, एंट्रिक फॉर्म, जेनेटल फॉर्म, एंसेफ्लाइटिक फॉर्म। तो जेनेटल फॉर्म में एबॉर्शन भी हो जाता है, ठीक है। और तो सब सिंपल ही है, बस ये देखो रेस्पिरेटरी फॉर्म में भी लिखा है एबॉर्शन, तो याद रखिएगा 4 फॉर्म में होता है। और फिब्रिनोपुरुलेंट इन्फ्लेमेशन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, राइनोट्रैकिटिस है तो नेचुरली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगा। और किस तरह का एक्सुडेशन होगा, फिब्रिन, फिब्रिन प्लस पश फॉर्मेशन, तो मतलब बहुत सीवियर फॉर्म में होता है, फिब्रिन सीवियर फॉर्म में ही आता है। कैनाइन पारोवायरस, तो ये इसमें याद रखना है कि यंग पपीज में होता है, ठीक है। अब 2 रूप में पाया जाता है, या तो GIT को या हार्ट का अफेक्ट करता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस फॉर्म में या मायोकार्डाइटिस फॉर्म में। सीडोरेबिस और जिसके डिजीज बोलते हैं herpes वायरस से, तो ये नेचुरल होस्ट इसका पिग है, लेकिन ये डॉग गोट्स कैटल किसी को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। और साइन में वैसे ही है, सिंपल से कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे याद नहीं करना, अदर देन एबॉर्शन भी कॉज करता है, तो इसको बस याद रखिएगा। सीडोरेबिस का इटियोलॉजी और रैबिस का इटियोलॉजी और इसका सिनोनिम, और जिसकी सिनोनिम है सीडोरेबिस का, ये याद आना चाहिए। नेचुरल होस्ट पिग है, ये याद आना चाहिए। स्वाइन इन्फ्लुएंजा, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल ही है, जानते हो। स्वाइन इन्फ्लुएंजा में कुछ भी नहीं है, इन्फ्लुएंजा है तो फ्लू होगा, इन्फ्लुएंजा है तो नेचुरली फ्लू होगा, और ये जेनेटिक है, ये भी आप जानते हैं, तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। एक बार एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैं समराइज कर दूं, FMD में टाइग्रॉइड एपेरेंस, वेसिकल फॉर्मेशन, बुल्ला फॉर्मेशन, टाइग्रॉइड एपेरेंस, हाइड्रोपिक डिजेनरेशन, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ठीक। बॉक्स में इंटरसाइटोप्लाज्मिक इसिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज, स्ट्रेटम स्पाइनोसम में वेरनरिस बॉडीज है, इंक्लूजन बॉडी। रिंडर पेस्ट में ब्रांड लेग डिपॉजिट्स है, जेब्रा मार्किंग है, इंटरसाइटोप्लाज्मिक यूजुअली होते हैं इंक्लूजन बॉडी, मगर इंटरन्यूक्लियर भी हो सकता है। PPR में सिंसाइसल जायंट सेल्स, और इंटरन्यूक्लियर है, इंटरन्यूक्लियर इंटरसाइटोप्लाज्मिक दोनों ही तरह के पेनाइन डिस्टेम्पर की तरह इसमें बनता है आपका इंक्लूजन बॉडी। स्वाइन फीवर में टर्की एक इंपॉर्टेंट है, बटल अल्सर्स इंपॉर्टेंट है, नेक्रोटिक अल्सर्स इंपॉर्टेंट है, रेबीज में नेगरी बॉडी इंपॉर्टेंट है, डॉग्स केस में हिप्पोकैम्पस, रुमिनेंट केस में सेरेबेलम, वेब्स नोड्यूल इंपॉर्टेंट है, सेलर स्टेन्स, मैंस स्टेन, जिम्सा स्टेन इंपॉर्टेंट है, ICH में पेंट ब्रश हेमरेज एकदम इंपॉर्टेंट है, और इंट्रा न्यूक्लियर बेसोफिलिक इंक्लूजन बॉडी इंपॉर्टेंट है। कैनाइन डिस्टेम्पर में डायफेजिक फीवर है,
और हार्ट फाइट इसका सिनोनिम है, वो आपको जानना है। लेकिन टाइम हमने कंप्लीट कर लिया, 1 मिनट बचा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे ना तो हम लोग इसकी बातें करेंगे, फंगल और माइकोप्लाज्मिक, और थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट होगा उसके बाद आपका ये हो जाएगा स्पेशल वाला। ठीक है, फिर एंड करें। प्रणाम सर। थैंक यू। थैंक यू सर। प्रणाम सर।